हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय चुनाव आयोग की संरचना या संगठन का वर्णन करें। ठीक है, तो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन टुडे। जैसा आपको पता, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और किसी भी डेमोक्रेसी को परखने के लिए बड़ा जरूरी एक इम्पोर्टेंट एक फैक्ट होता है कि वहाँ पर चुनावों की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की, यानी वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे तो उन्होंने व्यवस्था करी कि इलेक्शन कमीशन एक हमारे यहाँ पर होगा। इसके अलावा थोड़ा सा और मैं यदि बेसिकली बताऊँ आपको, जो पार्ट नंबर 15 है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें आर्टिकल नंबर 324 टू 329A इसके तहत, यानी भाग 15 जो भारतीय संविधान का है उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक के जो प्रावधान है उसमें भारत की चुनाव व्यवस्था से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको जो एडिशनल एक यानी अतिरिक्त जो एक हेल्प मिलती है इलेक्शन सिस्टम को, वो मिलती है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, यानी जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है दो 1950 और 1951 के, उसमें जो भी प्रोविजंस किए गए हैं उसके आधार पर इंडिया में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कंडक्ट होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इंडिया में चुनावों के निर्देशन, चुनावों के नियंत्रण के लिए, चुनावों की देखरेख के लिए, उसके अधीक्षण के लिए एक व्यवस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी क्रिएट करी गई है उसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, अब ये जो 25 जनवरी है इसका एक और महत्वपूर्ण एक इसकी इम्पोर्टेंस है। तो 25 जो जनवरी है इसको नेशनल वोटर डे के रूप में भी आजकल मनाया जा रहा है, यानी जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और वो इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इंडिया में इलेक्शन कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, तो इसको यानी जो न्यू वोटर्स हैं उनकी एनरोलमेंट के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो वो चलते हैं इलेक्शन कमीशन के बैनर के नीचे भी, तो उसके लिए जो है इसको नेशनल वोटर डे के रूप में सरकारें मनाती हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि जो नियुक्ति की जो एक प्रावधान है इलेक्शन कमीशन में कौन होते हैं। अगर हम लोग 1950 की बात हम लोग स्थापना से हम लोग देखें तो एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त का पद इसमें होता था, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसको कहा जाता है। और जो फर्स्ट जो CEC थे यानी जो चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर थे तो वो थे सुकुमार सेन, 1950 से 1958 तक का जिनका कार्यकाल रहा। ठीक है, 1950 से लेके ये 1989 तक ये रहा सिंगल मेंबर्ड एक बॉडी रहा, यानी एक सदस्यीय आयोग रहा, एक ही सदस्य होता था मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसा आपको पता भी होगा, जो 61वां संवैधानिक संशोधन है उसके द्वारा जो राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर होते थे वो देश के, और चुनाव नज़दीक भी थे, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो वोटर्स की जो एज है तो उसको 21 ईयर्स से डिक्रीज करके उसको 18 ईयर्स कर दिया, यानी 18 साल उसको घोषित कर दिया। अब उसमें मैं भी उनका कहते तो यही है कि उनका वो पॉलिटिकल बेनिफिट जो हो उसमें देख रहे थे, लेकिन जो भी हो हम लोग प्योरली हम लोग कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो 18 साल हो गई तो इससे क्या हो गया कि वोटर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ गई, क्योंकि जो लोग 21 साल की उम्र में वोट करने वाले थे वो 18 साल की उम्र में वोट कर सकते हैं, जो भी 18 से 21 के बीच में थे तो वो वोट कर सकते हैं। तो उसमें रीजन ये दिया गया कि क्योंकि वर्कलोड बढ़ गया है इलेक्शन कमीशन का, तो इस वजह से सरकार ने क्या किया, 16 अक्टूबर 1989 को डिसाइड किया कि इसको मल्टी मेंबर्ड हम लोग बनाते हैं, यानी नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की। ठीक है, अब ये जो दो अन्य चुनाव आयुक्त बनाए गए
इसको बाद में फिर क्योंकि वही सेम गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई, गठबंधन सरकार आई और नेशनल फ्रंट की सरकार आई, राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी वीपी सिंह की, तो उन्होंने फिर से जो हुआ 1990 में यानी 1990 में इसको फिर से जनवरी 1990 में अक्टूबर 1989 में चेंज किया गया था, मल्टी मेंबर्ड इसको किया गया था और दोबारा से फिर जो हुए सिंगल मेंबर हो गया जनवरी 1990 में 1990 में, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जिस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है 1993 में, वैसे सरकार का उनका जो कार्यकाल रहा है वो 1991 से लेकर 1996 तक का रहा है। 1991 से 1996 तक की जो अल्पमत की सरकार रही पीवी नरसिम्हा राव की, तो उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए थे। तो उसमें से एक डिसीजन ये था कि 1993 में उन्होंने अक्टूबर 1993 में उन्होंने इसको फिर से जो हो वो बहुसदस्यीय आयोग बना दिया, यानी दो पहले उन्होंने ऑर्डिनेंस वो लेके आए, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि जो अध्यादेश का में जो एक प्रोविजन है तो बाद में आपको वो पार्लियामेंट से उसको पास भी करवाना होता है, अदरवाइज वो खत्म हो जाता है। तो उन्होंने पास करवा लिया, तो उन्होंने बिल्कुल एक्ट बना के ही उन्होंने जो 2 सदस्यीय इसको बना दिया, ठीक है। इसके रिगार्डिंग 1995 में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, जिसने जो 1993 का फैसला था बहुसदस्यीय आयोग बनाने का, उसको बहुसदस्यीय दर्जा देने का, तो उसको जायज ठहराया। तो जो भी जैसे लीगल जो एक किस्म से बैरियर्स हैं तो वो भी खत्म हो गए, ठीक है। तो जो 1993 से लेके आयोग वर्तमान तक ये बहुसदस्यीय आयोग ही चल रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनकंसिस्टेंसी ये कब से है, तो ये है अक्टूबर 1993 से वर्तमान तक ये जो है वो अभी चल रहा है, बहुसदस्यीय आयोग ही है। बहुसदस्यीय में क्या है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है इनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति को जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे होती है तो वो जो भी नाम जिसका भी देती है तो उसको जो हो वो नियुक्त करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वालिफिकेशंस हैं इसके ऊपर एक बहुत लगाओ कि ये एक क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट हो रहा है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई, कोई क्वालिफिकेशंस का कोई लगाओ कि कोई ना कोई प्रोसेस दिया गया, ना कोई शर्तें कोई ऐसी रखी गई हैं कि ये कंडीशन वो पूरा करता हो तो तब जो है उसको उस व्यक्ति को जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है या अन्य चुनाव आयुक्तों में तो उसको नियुक्ति दी जा सकती है। तो कोई क्वालिफिकेशंस का जिक्र जो है वह नहीं किया गया है और इसकी आलोचना भी करी जाती है। इसके रिगार्डिंग कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने व्यक्तियों को इलेक्शन कमीशन में एंट्री दिलवा देती हैं और बाद में जो वो व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर होते हैं या उसमें रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कार्यकाल का। जो कार्यकाल का पॉइंट है, कार्यकाल में 2 चीजें हैं। एक तो 6 साल का कार्यकाल रखा गया है, अगर कोई व्यक्ति 6 साल मैक्सिमम जो हो इलेक्शन कमीशन में रह सकता है, ये जो 3 जो भी जैसे मेंबर होते हैं, और 65 ईयर्स का प्रावधान इसमें रखा गया और इसमें लिखा गया विच एवर इज अर्लियर, यानी या तो 6 साल का कार्यकाल पहले पूरा हो या अगर इस 6 साल के कार्यकाल जो चल रहा है उसका उससे बीच में उसकी 65 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो 65 ईयर्स का हो जाता है तो फिर जो है उसको पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 ही प्रोविजन डिसाइड किए गए हैं, 6 ईयर और 65 ईयर्स और विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इनमें से जो भी पहले होगा तो पद जो हो वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और लगभग गवर्नमेंट यही कोशिश करती है, 6-6 साल का लगभग होता नहीं है। तो और क्रिटिकल अगर सर्कमस्टांसेज हैं, मान लो देश में कोई ऐसे हालात पैदा हो गए हैं तो उसमें जो ये 6 साल से ज़्यादा का भी जो कार्यकाल है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। बट वो क्रिटिकल सिचुएशंस में ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है रिमूवल जो उनका होता है। अब रिमूवल की जो व्यवस्था है यानी जो पद मुक्ति की व्यवस्था है, जो पद छोड़ने की व्यवस्था है उनको हटाने की जो प्रावधान है वो बड़ा मुश्किल है। यानी जो इनका स्टेटस रखा गया है फॉर्मली
वो रखा गया है, बाकायदा एक्ट बना के रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेज के बराबर। आपको पता सुप्रीम कोर्ट में 34 का अभी मैक्सिमम जजेज हो सकते हैं। 34 मीन्स 33+1, यानी एक चीफ जस्टिस और उसके अलावा 33 अन्य जज होते हैं। ये जो अन्य जज होते हैं इनके बराबर का दर्जा होता है जो चुनाव आयुक्त हैं, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का होता है इनका दर्जा इनके बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के बराबर, जो 33 होते हैं, 33 जो होते हैं। ठीक है, अब इनके हमें पता है कि हटाने की जो व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस चाहिए होता है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया अप्लाई होती है। तो सेम इनके हटाने के रिगार्डिंग भी होगा, यानी अगर हमें मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, इसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो ध्यान रखनी जरूरी होती है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की, यानी वही 2/3 बहुमत, संसद के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। यानी बड़ा एक कठोर एक तरीका होता है, जो मुश्किल एक तरीका होता है हटाना पद से। ठीक है, लेकिन यदि जो 2 अन्य बच गए हैं, 2 अन्य आयुक्तों को यदि हटाना, अभी एट प्रेजेंट जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, ठीक है, और 2 अन्य है, एक तो अशोक लवासा है एंड द नेक्स्ट इज सुशील चंद्रा। तो ये 3 मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन में वर्तमान में। अगर सुनील अरोड़ा को पद से हटाना है तो आपको 2/3 बहुमत पार्लियामेंट पास करेगी, स्पेशल 2/3 बहुमत, तो उससे हटाया जा सकता है। लेकिन यदि बाकी के अन्य आयुक्तों को हटाना है तो उनको सुनील अरोड़ा की अगर सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, ठीक इसी तरह का एक केस आया 2009 में, 2009 में एक केस आया नवीन चावला के रिगार्डिंग। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, जो इमरजेंसी लगी थी इंडिया में 1975 से 1977 तक, उसके बाद फिर एक शाह कमीशन बना था। जो जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, यानी हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंसी इन इंडिया। तो उसके लिए उन्होंने शाह कमीशन को अपॉइंट किया। तो शाह कमीशन ने नेगेटिव कमेंट्स दिए थे अपने रिपोर्ट में नवीन चावला के अगेंस्ट, कि इस व्यक्ति को बड़े पद के ऊपर नहीं जो है वो लगाया जाना चाहिए। अब क्योंकि हमें पता, हम अभी पढ़ भी चुके कि देयर इज नो क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त जो भी इलेक्शन कमीशन का मेंबर होगा तो उसको योग्यताओं का तो वर्णन किया नहीं गया है। तो इसके रिगार्डिंग लगभग यही व्यवस्था हो रही है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिटायर्ड जो भी ऑफिसर होता है तो उसको गवर्नमेंट, जो भी उनका एक चहेता ऑफिसर होता है तो उसको अपॉइंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो उस टाइम पे 2009 का मैं जो केस बता रहा हूँ आपको, उसमें एन गोपाल स्वामी होते थे मुख्य चुनाव आयुक्त, और अन्य चुनाव आयुक्त में एक थे नवीन चावला। अब नवीन चावला, ये 2009 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उससे ठीक पहले की बात है। ठीक पहले उन्होंने क्या किया, गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति को ये सिफारिश भेजी नवीन चावला को हटाने की। अब नवीन चावला को हटाने की, और जबकि ये लगाओ कि सिचुएशन देखिए आप, वो बिल्कुल कार्यकाल उनका खत्म होने को था गोपाल स्वामी का, और नवीन चावला देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। और जिस गवर्नमेंट ने उनको बनाया था तो वो क्यों ऐसा जो हो वो चाहेंगी। तो एक किस्म से, अगर मैं शॉर्ट में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, तो उन्होंने सिफारिश भेजी थी हटाने के लिए। हटा सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन सेंट्रल राष्ट्रपति अपने क्योंकि लेवल पर डिसीजन ऐसा ले नहीं सकते हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी तो लेंगे। तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह का जो है कि ऐसा केस जो हो रहा है। ठीक है, तो रिमूवल इनका होता है मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए 2/3 बहुमत का, और अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो यदि राष्ट्रपति को सिफारिश करता है तो उनको हटाया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट भी फेवर में होती है देन। ओके, नेक्स्ट इसमें है वेतन व सेवा शर्तें। जो सैलरी की व्यवस्था करी गई है, मैंने आपको बताया कि इनका जो दर्जा होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के बराबर होता है। तो अन्य जजों को जो वर्तमान में सैलरी मिल रही है वो है 2,50,000 रुपये, यानी 2.5 लाख रुपए उनकी सैलरी होती है। तो सेम सैलरी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं
उनको सैलरी मिलती है। अब इसमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रहे आपको, इसमें कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं है, यानी सैलरी में और उनके स्टेटस में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। जो फैसले लेने की प्रक्रिया होती है इलेक्शन कमीशन में, वो बहुमत के हिसाब से होती है। 3 सदस्य हैं, 2 जिस साइड में होते हैं, तो जो फैसले जो वो लिए जाते हैं, इस हिसाब से जो वो डिसीजन वहाँ पर यानी ऑन द मेजोरिटी के बेस पर वहाँ पर चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो भी जैसे उनके जो वेतन उनका कम नहीं किया जा सकता है उनके कार्यकाल में, और उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, संचित निधि है, उसमें से वेतन दिया जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि पार्लियामेंट में कोई वोटिंग नहीं होती है उनके सैलरी के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा यदि हम लोग देखते हैं तो जो कर्मचारियों की जो व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन की, कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए अगर हम लोग इनके जो भी जैसे जो ऑफिस इनका, क्योंकि दिल्ली में व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के लिए, वहाँ पर 300 कर्मचारी हैं ऑलमोस्ट, वहाँ पर 300 कर्मचारियों की व्यवस्था है। यानी 3 सदस्यीय ये आयोग हो गया, उसके नीचे फिर जो वो डिप्टी जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इसके अलावा जो उनके नीचे फिर ज्वाइंट या अंडर सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, डायरेक्टर जनरल वगैरह होते हैं। इसके जो भी जैसे ये निचले सदर तक तो ये हायरार्की जो एक व्यवस्था है ये चली जाती है। तो लगभग 300 जो वो कर्मचारी हैं। ठीक है। और वो ऑफिशियल वर्क के लिए वहाँ पर है, जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, जिस टाइम पे इलेक्शन की व्यवस्था, इलेक्शन की सिचुएशन आती है, अगर सेंटर के इलेक्शन हो रहे हैं तो सेंट्रल जो भी इम्प्लॉइज हैं उनकी डिमांड राष्ट्रपति से इलेक्शन कमीशन करता है और मिलते हैं एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ डेपुटेशन। अगर राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं तो स्टेट्स का जो भी जैसे गवर्नर होता है आधिकारिक तौर पर, जो राज्य का प्रमुख होता है संवैधानिक तौर पर, तो उससे जो वो कर्मचारियों की मांग करी जाती है, और राज्य के जो भी विभिन्न विभागों के कर्मचारी होते हैं तो उनको जो है इलेक्शन कमीशन में उस टाइम पे डेपुटेशन पे भेज दिया जाता है। तो वो जो इलेक्शन में काम करते हैं वो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। ठीक है। इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, वो थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें कई बार रह जाती हैं, और ये भी हमारे माइंड में चलता रहता है कि शॉर्ट वीडियो बनाएं, क्योंकि आजकल ट्रेंड ही नहीं है ज़्यादा लंबे वीडियो देखने का। लोकसभा के इलेक्शन, राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन, लोकसभा में दोनों सदन आ गए, लोकसभा के संसद के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन कंडक्ट करवाना, स्टेट्स में जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्शन कंप्लीट करवाना, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, जो विधान परिषदें हैं जिन जिन राज्यों में, तो वहाँ पर विधान परिषदों के इलेक्शन कंडक्ट करवाना। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट करवाना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और ये अहम रोल इनका है। ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन की, जो कंपोजिशन की व्यवस्था करी गई है, तो ये इस हिसाब से एक किस्म से इनकी होती है। और जो सेक्रेटेरिएट लगा लो आप, या जो मेन ऑफिस है इलेक्शन कमीशन का, वो नई दिल्ली में जो हो एस्टेब्लिशमेंट उसकी होती है। ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के आजकल जो बहुत सा एक प्रेशर, जो पॉलिटिकल प्रेशर जो आजकल पड़ रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण एक फैक्ट हो गया है। तो इन चीज़ों का हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिशन आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।